We know a basic modern economics problem is that the resources which are less scarce and the utilities which are unlimited, and also every resource has an alternative use. So here the basic problem is what utility should be given to what resource so as to maximize the output. When we are talking about a general sequencing problem, here resources are service facilities. And utilities are given by jobs. So there are certain jobs and there are certain resources or facilities. Okay. Now, here the thing is, every resource can do every job and the job can be done in a certain way. But we have to find out an appropriate sequence in which we can arrange the jobs so that the total time taken to complete the job is minimum. So when we are talking about sequencing, we talk about arranging jobs in an appropriate order so that arranging jobs in an appropriate order so that the time taken to complete all jobs is minimum. तो हमारा सीक्वेंसिंग में ऑब्जेक्टिव ही ये है कि उस जॉब्स को ऐसे अरेंज करना है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सारे काम उन सर्विस फैसिलिटीज से कंप्लीट हो जाए. टाइम यूटिलिटी वहां पे क्रिएट करनी है. ये इसलिए क्योंकि सर्विस फैसिलिटी को कोई कॉस्ट एज सर्टेन होती है और जितना टाइम लगता है जॉब्स कंप्लीट करने को उतनी ही कॉस्ट बढ़ती जाती है. जितने कम टाइमिंग में हम लोग काम कंप्लीट करेंगे उतनी कॉस्ट भी हम लोग बचा देते हैं. And that is why we need to create this time utility so that we can create the cost utility there. Now, when we are doing the sums in our portion, we have two types of sequencing problems. One problem is n jobs and 2 machines. This is our first type of jobs. यहाँ पे आपको 1 2 3 4 पता नहीं बहुत सारे जॉब्स होंगे. दोनों जॉब को सारे n जॉब्स को 2 मशीन से गुजरना है. मशीन की ऑर्डर डिसाइडेड होती है तो हर जॉब पहले एक मशीन में जाएगा फिर ही वो दूसरे मशीन में जाएगा. There are some assumptions of sequencing that we'll talk about. So the first type of sequencing problem is n jobs and 2 machines. अब ये प्रॉब्लम होता क्यों है? क्योंकि आपके पास कुछ XYZ जॉब्स है. अच्छा, ये जनरली जॉब जो होते हैं वो जनरली आउटसोर्सिंग वाले होते हैं जो आपके पास सिर्फ उतने ही मशीन्स के काम के लिए आए हैं बहुत बार. क्योंकि सीक्वेंसिंग एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टूल है जो हमको उस काम के लिए यूजफुल है जो आउटसोर्सिंग किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डू सर्टेन वर्क इन माई फैक्ट्री. Now, any other company who are interested to get that work done, they will outsource their product to me,
और मेरे फैक्ट्री में उतनी 1, 2, 3 मशीन है जिसमें से मैं वो जॉब्स करके उनको दे देती हूँ। जो जॉब वर्क के लिए ये सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जॉब के अपनी कॉस्ट है उसको कंप्लीट करने की, और मेरे मशीन की खुद की कॉस्ट है। तो बहुत सारे जॉब्स और 2 मशीन अगर होंगे तो मुझे उसको कैसे सॉल्व करना है, सो दैट मैं एक ऐसा ऑर्डर निकालूं जिससे मेरा कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो फर्स्ट सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज n जॉब्स एंड 2 मशीन्स। यहाँ पे assumptions है कि no machine can process more than 1 job at a time. मतलब no machine process more than 1 job at a time. एक टाइम पे एक ही जॉब प्रोसेस होगा इसमें से, एक मशीन में से। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मशीन इज इम्पोर्टेंट। तो अगर मशीन पहले, तो जॉब अगर पहले ए में जाएगा फिर बी में जाएगा तो वैसे ही होगा। अगर उन्होंने बोला नहीं नहीं सारे जॉब्स पहले बी में जाएंगे फिर ए में जाएंगे तो वैसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि जब तक ए में एक मशीन जॉब पे काम हो रहा है तब तक बी में दूसरे जॉब पे काम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके पास वेइंग एंड पैकेजिंग मशीन है और आजू बाजू के या आपके पहचान वाले या आपके सारे क्लाइंट जो है वो आपके प्रोडक्ट्स आपके पास वेट के लिए और पैकेजिंग के लिए भेजते हैं, तो पहले आपका प्रोडक्ट वेट होगा फिर उसको पैकेजिंग होगा। पहले पैकेज करके फिर तो वेट नहीं करेंगे ना, तो ये ऑर्डर फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, आपके पास 1, 2 मशीन है वेइंग और पैकेजिंग के, एट ए टाइम अगर एक ही प्रोडक्ट वे हो सकता है और एक ही पैकेज हो सकता है तो मुझे सारे जॉब्स को ऐसे ही लगाना पड़ेगा कि कम से कम टाइम में वो हो जाए। तो ऑर्डर ऑफ द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज every job has its own processing time. Its own processing time. Every job has its own processing time, which is independent. क्योंकि हर जॉब का जो काम होने को लगेगा वो every job will take its own time to get processed in the particular machine. इसका आपके टोटल टाइम अवेलेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। टाइम टेकन टू ट्रांसफर job from one machine to other machine is negligible. कोई टाइम लगता ही नहीं है। All machines are different types. मतलब एक मशीन का काम कोई दूसरा मशीन करेगा ऐसा नहीं है। सारे के सारे जॉब्स नोन जॉब्स होते हैं। वी नो द जॉब्स, ऑल जॉब्स आर कंप्लीटली नोन एंड रेडी फॉर प्रोसेसिंग। तो ये assumption है सीक्वेंसिंग के। अच्छा, ये assumption तब भी है जब n जॉब्स और 2 मशीन्स होते हैं। हमको और एक सम होता है n जॉब्स एंड 3 मशीन्स।
बहुत ही सिंपल टाइप के सम्स होते हैं इसमें। आपको कुछ n नंबर ऑफ जॉब्स दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर। और अगर हम लोग ये फर्स्ट मॉडल से चले, n जॉब्स एंड 2 मशीन, तो 2 मशीन्स होंगे। ये दोनों भी मशीन्स अपने अपने अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इनकी ऑर्डर भी तय होती है, पहले ये मशीन में जाएगा फिर उस मशीन में जाएगा। किसी भी मशीन में एक से ज्यादा जॉब एट ए टाइम प्रोसेस नहीं होता है, और हर जॉब का प्रोसेसिंग टाइम अलग अलग होता है। एक मशीन से दूसरे मशीन में जाने के लिए जो टाइम लगता है वो काफी निग्लिजिबल है, और सारे जॉब्स कैसे करने ये सब कुछ पता होता है उनको। और अब हम लोग शुरू करेंगे जॉब्स और उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, सीक्वेंसिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला मॉडल है हम लोगों का n jobs and 2 machines। इसकी जो स्टेप है वो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, n jobs and 2 machine की जो भी स्टेप्स है। But we will start solving the sum and I'll explain you the steps one by one। तो आपके 7.2 में फर्स्ट सम दिया है, and the sum is a machine operator has to perform 2 operations, turning and threading on 6 different jobs। तो जॉब्स अलग अलग है, लेकिन हर जॉब को टर्निंग करना है, थ्रेडिंग करना है। ओके For each job, the time required for each job is known। Determine the order in which the job should be processed in order to minimize the total time required to complete all the jobs। Also find total processing time and idle times for turning and threading operations। तो यहाँ पे उन्होंने जॉब दिए हैं आपको, जॉब है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे उन्होंने मशीन ए दिया है, मशीन बी दिया है। हर जॉब को पहले टर्निंग में जाना है, फिर उसे थ्रेडिंग में जाना है। ऐसा नहीं है कि टर्निंग से पहले ही थ्रेडिंग कर लो, नहीं, पहले वो लोग टर्निंग में जाएंगे, वो कंप्लीट होने के बाद वो लोग थ्रेडिंग में जाएंगे। ये होगा 3 8 12 10 5 9 2 6 9 3 11 1। Now if the jobs will go here first, then here first। Now we have to optimize, or we have to find out the most optimal मतलब सबसे फायदेमंद ऐसा ऑर्डर हमें ढूंढ के निकालना है जिससे टोटल टाइम जो है सारे जॉब्स करने का वो मिनिमम हो जाएगा। So how to start this? हम लोग पहला स्टेप ये है कि पहले सबसे, ये सारे टाइम में सबसे छोटा वाला टाइम किसका है वो ढूंढ के निकालना है। सबको ऑब्जर्व करो, एंड दिस इज ऑल प्रोसेसिंग टाइम, दिस इज ऑल 3 hours 12 hours एंड ऑल दैट। ये टाइम दिया है उन्होंने, प्रोसेसिंग टाइम। तो सबसे कम टाइम किसको लगता है? ये जॉब 6 को लग रहा है बी में, तो पहले ढूंढ के निकालना है सबसे कम टाइम किसको लगता है। जिसको भी सबसे कम टाइम लगता है वो देखो ए में लग रहा है या बी में लग रहा है। अगर बी में लग रहा है तो वो जॉब सबसे लास्ट जाएगा, अगर ए में लगता तो वो जॉब सबसे पहले जाता प्रोसेसिंग के लिए। अब ये 6 को मैंने असाइन कर लिया, इसको कट कर देंगे हम लोग। अब रिमेनिंग इसमें देखेंगे सबसे कम टाइम किसको लग रहा है। जॉब 4 को लग रहा है मशीन ए में, क्योंकि ये मशीन ए में है और आपका सीक्वेंस ए टू बी है, पहले सारे जॉब्स ए में जाएंगे फिर सारे बी में जाएंगे। तो 4 को कम टाइम मशीन ए में लग रहा है, तो 4 सबसे पहले प्रोसेस होगा। फिर हम लोग इसको भी निकाल देंगे। फिर आएगा ये, तो सबसे कम टाइम किसको लग रहा है?
ये दोनों तो चले गए 4 और 6। 5 को सबसे कम टाइम लग रहा है, लेकिन 1 को भी सबसे कम टाइम लग रहा है। अब 5 को मशीन बी में सबसे कम टाइम लग रहा है, इसलिए 5 सबसे लास्ट प्रोसेस में जाएगा, मतलब सेकेंड लास्ट में, और 1 को फर्स्ट मशीन में कम टाइम है, इसलिए वो सेकेंड में जाएगा। अब ये दोनों भी असाइन हो गए। Now we'll find out which machine of the remaining 2 will have the least time. 3 is having least time in A, so 3 will come here, 2 will come here. This is your sequence. बिल्कुल इजी होता है सीक्वेंस, मैं वापस एक बार बताती हूँ। सीक्वेंसिंग इज वेरी इजी। ये हम लोगों को उन्होंने जॉब्स दिए हुए हैं, अब हमको इसे सीक्वेंसिंग करने हैं। तो हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे सबसे कम टाइम कौन से जॉब को लग रहा है कौन से मशीन में। तो जॉब 6 को लग रहा है मशीन बी में, और ऑर्डर है ए टू बी। पहले सारे जॉब जो है वो ए में जाएंगे, वो होने के बाद वो बी में जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पहले सब ए से निकलेंगे फिर इकट्ठा होंगे फिर सब बी में जाएंगे, नहीं। पहला जॉब जो आपने किया वो पहले ए में जाएगा, उसका काम हो गया तो वो बी में जाएगा, तब तक ए में दूसरा जॉब जाएगा। ओके, तो पहला जॉब कौन सा जाएगा अभी? तो 6 का सबसे मिनिमम टाइम है प्रोसेसिंग का, लेकिन वो ए में नहीं बी में है, और ऑर्डर ए टू बी है, तो मैं 6 को सबसे लास्ट प्रोसेस करूंगी। देन फोर्थ को कम टाइम लग रहा है, 2 ही यूनिट्स लग रहे हैं 4 को। और 2 ही आवर्स लग रहे हैं 4 को मशीन ए में, तो सबसे कम टाइम लग रहा है। तो 4 को मशीन ए में कम टाइम लग रहा है, इसलिए 4 फर्स्ट जाएगा मशीन में, पहले वो प्रोसेस होगा। फिर अभी 4 भी हो गया असाइन करके सीक्वेंस करके। अब नेक्स्ट, तो 5th जॉब को मशीन बी में सबसे कम टाइम लग रहा है, लेकिन 1 जॉब को भी मशीन ए में सबसे कम टाइम लग रहा है। तो 5th को क्योंकि सबसे कम टाइम मशीन बी में है, तो 5th जॉब लास्ट में प्रोसेस होगा, और 1 जो है वो सेकेंड में प्रोसेस होगा। अब बचे थर्ड और सेकेंड जॉब, उनमें से थर्ड का जो है वो सबसे मिनिमम टाइम है अवेलेबल में। तो मतलब ये जब हो जाता है सीक्वेंसिंग तो इनको निकाल देते हैं हम लोग। तो इन दोनों में तो सबसे कम 5 ही है, और 5 मशीन ए में है, तो वो थर्ड प्रोसेस होगा। तो बचा कौन सा? सेकेंड जॉब। ये हो गया आपका सीक्वेंसिंग तैयार। अब आपके पास जॉब्स है तो आप उन्हें इसी ऑर्डर में सीक्वेंस करते रहेंगे। Here the sequencing problem, if I want to explain it again, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग जॉब्स है, 6 तरह के जॉब्स है मेरे पास, और हर जॉब वही मशीन में डालने पड़ते हैं। जॉब पहले मशीन ए में जाएगा फिर वो मशीन बी में जाएगा। ओके, अच्छा, हर जॉब दोनों मशीन में जानी चाहिए और यही ऑर्डर में जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले मशीन बी में चला जाए फिर ए में चला जाए, तो वो वहां पे ये प्रॉब्लम ही तैयार नहीं होता। यहाँ पे वो पहले ए में जाना चाहिए फिर ही वो बी में जाना चाहिए। अगर सपोज ये जॉब है मेरा पैकेजिंग का, तो मेरे पास 2 मशीन है, ए है इंटरनल पैकेजिंग, बी है आउटर पैकेजिंग। तो मोबाइल का मेरा अगर पैकेजिंग करना है तो पहले मुझे मोबाइल वो थर्माकोल के छोटे बॉक्स में डालना पड़ेगा, फिर वो थर्माकोल के बैग्स को पैकेज करना है। तो ए अगर थर्माकोल के बॉक्स में मेरे मोबाइल को पैक कर रहा है और बी अगर थर्माकोल के बॉक्स को पैक कर रहा है, तो मैं पहले ही बाहर से पैकिंग लगा के फिर अंदर थर्माकोल तो नहीं डाल सकती मोबाइल। तो मुझे पहले ए में ही जाना पड़ेगा फिर मुझे बी में जाना पड़ेगा। हर जॉब का सेम काम है। अब मुझे तय करना है कि कितने कम से कम टाइम में मैं ये काम करूं, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगता है उतनी कॉस्ट इनकर होती है। तो ये करने का एक टेक्निक है, तो इसमें है फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 क्या है? ऑब्जर्व द जॉब्स फॉर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम।
आपको मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम के लिए जॉब को ऑब्जर्व करना है. इफ minimum time is in first machine, then process the job in the beginning. If minimum time is in second machine, then process the job at end or at last. तो जब आप ऑब्जर्व करोगे और देखोगे कि मिनिमम टाइम किधर है, देखो अभी इसमें मिनिमम टाइम किसका है, 6 का है. वो मशीन बी में, मशीन बी बाद में आएगा, सेकेंड लेवल का मशीन है, तो 6 को मैं लास्ट में प्रोसेस करूंगी. और ये असाइन हो गया, मैं इसको कट कर दूंगी. देन आई विल गो विद अदर्स. तो मिनिमम टाइम है मेरा जॉब 4 में, मशीन ए में, क्योंकि वो मशीन ए में है पहले मशीन में, तो ये पहले प्रोसेस होगा. अब ये भी चला गया. अब मेरा मिनिमम टाइम है जॉब 5 में और इधर भी है जॉब 1 में. तो जॉब 5 का मिनिमम टाइम मशीन बी में है, इसलिए जॉब 5 लास्ट जाएगा. तो इसको टाई बोलते हैं. तो जिस जॉब का टाई, ये जॉब 1 और जॉब 5 का टाई है, ओके. लेकिन जॉब 5 का मिनिमम टाइम मशीन बी में है, तो वो लास्ट में जाएगा. और जॉब 1 का मिनिमम टाइम मशीन ए में है, इसलिए वो फर्स्ट हो जाएगा. तो अलग अलग जॉब्स, अलग अलग मशीन, अलग अलग और सेम टाइम है. तो जो मशीन 1 में है वो पहले प्रोसेस होगा, जो मशीन बी में है वो लास्ट में प्रोसेस होगा. अब बचे ये 2 जॉब्स, इसमें से इनका मिनिमम टाइम है, तो ये 3 इधर प्रोसेस होगा, तो 2 इधर हो जाएगा. This is your n jobs and 2 machines. Now is it clear? अब यहाँ पे जो टाई था वो 2 अलग मशीन का 2 अलग जॉब्स के लिए टाई था, इसलिए जिसका मशीन 2 में था वो एंड में चला गया, जिसका मशीन 1 में था वो पहले चला गया. लेकिन टाई अलग किस्म का भी हो सकता है. तो सपोज there is tie of processing time in 2 machines for different jobs. Then job having minimum in first machine is processed first and having minimum in second machine is processed last. टाई है 2 मशीन के बीच में, जिसका मिनिमम है फर्स्ट मशीन में उसको पहले प्रोसेस करो, और जिसका सेकेंड मशीन में मिनिमम है उसको लास्ट में प्रोसेस करो. कभी कभी एक ही मशीन में when there is tie in same machine,
for different jobs. If it is first machine, you can process any job first and any later on. लेकिन अगर यही टाई सेकेंड मशीन में होगा तो आप दोनों जॉब में से कोई भी एक जॉब लास्ट प्रोसेस करेंगे और एक उसके बाद में प्रोसेस करेंगे। तो अगर टाई मशीन बी में हो रहा है तो वो लास्ट में प्रोसेस होगा, टाई अगर मशीन ए में हो रहा है तो वो इनिशियली प्रोसेस होगा। अगर एक ही जॉब का टाई है दोनों मशीन में तो वो जॉब आप पहले प्रोसेस करो या एंड में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। If tie is for one job in both machines, then process any job first and अगर एक ही जॉब में टाई है तो आप उस जॉब को एक तो फर्स्ट प्रोसेस कर सकते हो या लास्ट। I'll just change this wording. Then process the job first or last, whatever you do that will be same. तो ये कुछ रूल्स है स्टेप्स के और ये असाइनमेंट करने के। एक और सम ले लेते हैं हम लोग इसी रिगार्डिंग में, जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और थोड़ा छोटा भी है सम। तो सपोज जॉब है आपके पास मशीन ए और मशीन बी में, जॉब है 1 2 3, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो है 8 8 6 3 5 4। अब इसका सीक्वेंस कैसे लगाएंगे हम लोग? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा टाइम ढूंढ के निकालेंगे। 8 6 5 8 3 4, तो 3 इज द लोएस्ट टाइम, लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम। और ये कौन से मशीन में है? बी में है, तो ये सबसे लास्ट प्रोसेस होगा, सेकेंड जॉब। और ये चला जाएगा। अब हम लोग वापस लोएस्ट टाइम ले लेंगे, तो वो है 4, वो भी बी में है, तो जॉब 3 भी सबसे लास्ट प्रोसेस, तो अभी सेकेंड लास्ट प्रोसेस होगा। और फिर बचा जॉब 1, वो फर्स्ट प्रोसेस होगा। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा 1 3 2। दिस इज द सीक्वेंस एज सर्टेन। यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ 50% सम किया है।